नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट 3, ग्लोबल इवेंट्स सिंस वर्ल्ड वॉर 2। सॉरी, ये एक्चुअली पार्ट 2 है, पार्ट 2 फॉर ग्लोबल इवेंट्स सिंस वर्ल्ड वॉर 2, बट पार्ट 3 सिंस 1648। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी हेजिटेशन। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये जो नया अवतार जो है ये आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग बतलाते नहीं है कि कैसा लगा, ठीक है। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इवेंट बीइंग द ट्रीटी ऑफ यूएसए एंड जापान 1951। यूजुअली देखिए, एक्चुअल जो यूएस और जापान के बीच में जो ट्रीटी हुआ था वो 1960 में हुआ था, ठीक है। लेकिन 1960 से पहले 1951 में एक मतलब एक कह सकते हैं कि इट्स द प्रिकर्सर ऑफ 1960 ट्रीटी, ठीक है। ये एक ट्रीटी कैसा था? ये ट्रीटी ऐसा था कि मतलब देखिए, आप लोगों को पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को काफ़ी भुगतना पड़ा। क्यों? बिकॉज ऑफ लिटिल बॉय एंड फैट मैन, ठीक है। अच्छा, सो अब क्या है कि जापान तो तहस नहस हो चुका था, ठीक है। एंड दे हैड नथिंग टू सेफगार्ड देमसेल्व्स, ठीक है। उनका तो जीने के लाले पड़ गए थे। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए यूएस ने सोचा कि क्यों ना हम जापान को इस्तेमाल करें। किस चीज़ के लिए? टू एक्सपांड देयर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। और उनका जो मार्केट जो है, बाज़ार जो है, कैपिटलिज्म क्या है? मेनली बाज़ारवाद तो ही है। बाज़ार जो है अपना वो एक्सपांड करे। कहाँ पे? मेनली ईस्ट एशिया में, ठीक है। ईस्ट एशिया में वो एक्सपांड करे। लेकिन ये ट्रीटी था, ये काफ़ी कुछ हद तक एक थोड़ा मतलब एक तरफा था। क्यों? क्योंकि इस ट्रीटी के तहत अब देखिए, जापान तो तहस नहस हो चुका है, उसके पास कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब जो रह गया यूएस के पास, यूएस ही चैम्पियन बन चुका है, अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन, ठीक है। तो वो क्या किया, उसने जापान को अपने ही तौर पे मतलब यूज़ करना शुरू किया। सो ये ट्रीटी बहुत ही मतलब न्यायपूर्वक नहीं था, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज यूएसए वॉज यूजिंग जापान फॉर इट्स ओन पर्पस, फॉर इट्स ओन सेल्फिश इंटरेस्ट विदाउट द परमिशन ऑफ जापान। अब जापान खैर बैठा है बेचारा, क्या करेगा? वो तो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। अब उसके पास कुछ है नहीं कि वो यूएस को कुछ बोल सके, ठीक है। तो ये यूएस यहाँ पे जापान को एक तरफा इस्तेमाल कर रहा था। तो ये था आपका 1951 का जो ट्रीटी। हालांकि 1960 में जाके इसमें थोड़ा सा बदलाव आया, ठीक है, जो कि हम लोग अगले सेशन में ज़रूर देखेंगे। ओके, ठीक है। तो 1951 में एक और इवेंट हुआ था, ट्रीटी हुआ था, दैट इज ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईसीएससी, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ठीक है। इस एग्ज़ाम में ये नहीं पूछते कि ईसीएससी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। बहुतों को याद भी नहीं रहता होगा। दैट्स नॉट ए बिग डील। हालांकि लेकिन सवाल ये पूछते हैं कि उसके जो फाउंडिंग मेंबर्स जो थे वो कौन कौन से थे। उसमें थे आपके बेल्जियम, फ्रांस, इटली, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड नेदरलैंड्स। अभी यहाँ पे एक सवाल आता है, जर्मनी क्यों नहीं? वाई नॉट जर्मनी, वाई जस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी? ये क्यों है? क्योंकि देखिए, उस वक़्त जर्मनी जो था वो बटा हुआ था, ठीक है। तो आज का जो जर्मनी है और उस वक़्त का 1951 का जो जर्मनी है, उसमें काफ़ी अंतर है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ सिर्फ जर्मनी नहीं लिखा जाएगा, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ओके, सो ये एक यूरोप जो है, देखिए यूरोप क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले बहुत ही अपने अंदर बटा हुआ था, ठीक है। तो उसी बंटवारे जो है, उसको उस बंटवारे के चलते क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। अब इन गौरों को ये समझ में आ गया कि बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम आपस में लड़ेंगे उतना ही हमारा नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो उसी चीज़ से उभर के आने के लिए, उसी मानसिकता से उभर के आने के लिए यूरोप में क्या किया, इंटीग्रेशन शुरू हुआ धीरे धीरे। हालांकि सब मुल्क एक साथ इंटीग्रेट तो नहीं हुए, लेकिन कुछ कुछ आए एक साथ, ठीक है। तो ईसीएससी में कौन कौन आए यहाँ पे? बेल्जियम, फ्रांस, इटाली, जर्मनी कह सकते हैं आज का, अगर जर्मनी देखा जाए तो, और लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स, ठीक है। तो ये जितने भी छोटे छोटे राष्ट्र हैं वो आपस में मिलने लगे, ठीक है, ताकि वो एक बेहतर भविष्य यूरोप के लिए देख सके, ठीक है। ओके, सो 1952 में अगला हुआ, ये भी एक यूएस हेजेमोनी का एक उदाहरण है, ठीक है। 1952 यूएस फिलीपींस डिफेंस पैक्ट, ठीक है। ये क्या था? एक्चुअली ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था। इट वॉज एक्चुअली म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्या था, जापान के तहत यूएसए ने पहले क्या किया,
आपके ईस्ट एशिया में अपने फुटप्रिंट्स गाड़ने की कोशिश किया। ठीक है, अपने कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसको एक्सपांड कर रहे हैं कहाँ पे, ईस्ट एशिया में। और फिलीपींस को अगर आप देखें तो कहाँ पे आते हैं फिलीपींस, फिलीपींस आता है साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में पेनेट्रेट करने का ये एक उसको एक सुनहरा मौका मिला फिलीपींस के तहत। ठीक है, हालांकि और भी बहुत सारे अंडरलाइंग कारण थे, अंडरलाइंग देयर वर अदर अंडरलाइंग रीजंस विच विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, और जैसे कि मैंने आप सभी को पहले प्रॉमिस किया था कि हर एक इवेंट के ऊपर मैं एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उस जब वो मैं वीडियो बनाऊंगा उस वक्त हम इसको इन डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, मैंने डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इसको एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट की तरह हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। सो अगला देखते आंजुस। ठीक है, आप लोग जैसा इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक मिनट मैं रब कर लेता हूँ। हाँ, तो ANZUS ये क्या है, ये भी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी है। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी पार्डन माय हैंडराइटिंग। ठीक है, अच्छा, तो कलेक्टिव एंजुस में क्या हुआ था, यहाँ पे मेनली एक मिनट आज जगह कम पड़ रहा है ओके, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, USA और न्यूजीलैंड, ठीक है, तीनों देश एक साथ आए थे, उनके अगले एक सिक्योरिटी पैक्ट जैसा बना। ठीक है, इसका मेन मुद्दा क्या था, टू सेफगार्ड द पैसिफिक में यहाँ पे मतलब अपना है वर्चस्व रख सके। ठीक है, किस किस के बीच में, ऑस्ट्रेलिया, USA, न्यूजीलैंड। लेकिन इसमें गौरतलब का बात यह है कि न्यूजीलैंड बीच में से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। कब, 1984 में। ठीक है, दिस ट्रीटी वॉज साइंड और दिस पैक्ट, ठीक है, या फिर दिस ट्रायड, हाँ ट्रायड कहना सही रहेगा, केम इन टू एग्जिस्टेंस 1952 में इनका जन्म हुआ था, या फिर ये एक साथ आए थे। ठीक है, इनका ये एक साथ आए थे, लेकिन इनका जो रिलेशनशिप है तब पैदा हुआ था 1952 में। लेकिन कुछ आपसी मतभेद के कारण न्यूजीलैंड 1984 को थोड़ा हटके अलग हो गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये नहीं पूछ सकते कि वो अंजुस कब फॉर्म हुआ था, बजाय ये पूछ सकते हैं कि कब न्यूजीलैंड यहाँ से हट गया था, जो कि मतलब बहुत कम लोगों को मालूम है। ठीक है, तो UGC इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, अच्छा, 1952 का एक और बड़ा इवेंट ये था कि US हैज़ एट हाइड्रोजन बॉम्ब। पहले तो वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत उसने न्यूक्लियर वेपन बनाया था। ठीक है, नाउ इज़ हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, व्हिच इज़ मोर पावरफुल। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब। तो US के देखा देखी USSR ने ही बना लिया। ठीक है, इनका तो आर्म्स रेस तो चल ही रहा था। ठीक है, तो कोल्ड वॉर के पीक लेवल पे था मतलब ये आर्म्स रेस। ठीक है, तो 52 में US ने बना लिया और 53 में सोवियत ने बना लिया। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं 54 में क्या होता है, सीएटो वॉज क्रिएटेड। ठीक है, सीएटो मतलब क्या, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन से कंट्रीज थे, मेनली थाईलैंड, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, UK और USA। ये क्यों किया गया था, सवाल पहले आता है कि देखिए थाईलैंड फिलीपींस तो समझ में आता है, बोथ ऑफ देम आर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया कुछ हद तक नज़दीक में है, मान लेते हैं, चलिए न्यूजीलैंड को भी ले लेते हैं, लेकिन फ्रांस, UK और USA काफ़ी दूर है। ठीक है, अगर इन तीनों का अगर हम देखें, ये लोग तो काफ़ी दूर है, ये इनका क्या इंटरेस्ट आता है यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में, इनका बस एक ही बात है, कैपिटलिज्म, टू एक्सपांड दी आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म को रोकने के लिए। ठीक है, और ये पहले हुआ था मैनिला पैक्ट के तहत। ठीक है, मैनिला पैक्ट के तहत ये हुआ था, और क्या कहते हैं, कम्युनिज्म को रोकने के लिए मेनली। जहाँ पे एक मिनट मैं आप लोगों को लिख के मेंशन करता हूँ, आप लोग भूलिएगा मत, इस साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी जो है सीएटो, इसके साथ डायरेक्ट लिंक्ड है मैनिला पैक्ट। ओके, हालांकि ये ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, आई थिंक 1977 कुछ ऐसा टाइम में जाके ये डिसॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन इट केम अप विद द आइडियोलॉजी, विद द इंटेंशन ऑफ स्टॉपिंग क्या कहते हैं आपका, कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म साउथ ईस्ट एशिया मतलब एशिया में अपना झंडा ना गाड़ पाए, इस डर से इन्होंने ये सीएटो क्रिएट किया था। ठीक है, हालांकि जो 1977 में डिसॉल्व हो गया। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स थे थाईलैंड और फिलीपींस। एशिया से अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 थे। ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज सिर्फ 2 थे, और USA तो वो अलग है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है,
अगर एग्जाम में अगर यूजीसी अगर चाहे तो थोड़ा घुमा फिरा के सवाल ये पूछ सकता है कि नेम दी एशियन कंट्रीज व्हिच वे पार्ट ऑफ सीएटो, या फाउंडिंग एशियन कंट्रीज, तो थाईलैंड एंड फिलीपींस। ओके, और ये कनेक्टेड है आपका मैनिला पैक्ट से। मैनिला इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, सॉरी फिलीपींस, फिलीपींस। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, यूएसए साइंस डिफेंस पैक्ट्स विथ पाकिस्तान एंड ताइवान। ये तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान से यूएसए क्यों इतना अपने नज़दीक बढ़ा रहा था। ये 1954 का दौर है, आप लोग देखिए 1971-65 वॉर जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पास जितने भी इक्विपमेंट्स थे, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़, ऑल वेयर यूएस ओरिजिन। ठीक है, यूएस ओरिजिन के वो वेपन्स थे। ठीक है, और ताइवान के साथ वो अपने नज़दीकियाँ बढ़ा रहा था, इसलिए ताकि वो वही कम्युनिज्म का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ताकि सोवियत वहाँ पे पेनिट्रेट ना कर सके, ये उनमें एक डर था, बिसाइड्स अदर रीजन्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये एक इवेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर वी द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया एंड वी द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हु आर स्टडिंग इन इंडिया। ठीक है, जो इंडोसेंट्रिक अप्रोच को लेकर चलते हैं, पंचशील एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक क्या था, पंचशील एग्रीमेंट को अगर साफ सीधी भाषा में अगर बोला जाए कि ये क्या है, थोड़ा बतलाइए, देन साफ सीधी भाषा में ये होगा कि चाइना के साथ एक दोस्ती साझेदारी, हिंदी चीनी भाई भाई जो बोलते हैं, ये यहाँ से ही उभर के आया है। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ अभी, अच्छा, लेकिन एक और अभी सवाल आता है, सवाल ये बताइए, वो है कि पंचशील एग्रीमेंट जब हुआ था तब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित नेहरू जी। ओके, लेकिन अभी ये सवाल पूछ सकते हैं कि चीन के उस वक्त कौन थे लीडर? द आंसर इज ज़ोउ एनलाई, ज़ोउ एनलाई। ठीक है, सो ज़ोउ एनलाई वाज द लीडर ऑफ चाइना व्हेन पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड। ठीक है, ट्रीटी ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, साफ सीधी भाषा में बोला जाए तो हिंदी चीनी भाई भाई था, लेकिन आप सभी को पता है 54 में हिंदी चीनी भाई भाई हुआ और 62 में हमें उसका नतीजा मिला। ठीक है, तो तभी से ही चीन को इतना मतलब भरोसा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट पंचशील एग्रीमेंट विच वाज साइन बिटवीन पंडित नेहरू एंड ज़ोउ एनलाई। ओके, नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट वन इज जेनेवा एग्रीमेंट ऑन इंडो चाइना। अब यहाँ पे कहते तो इंडो चाइना है, लेकिन बात यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया का हो रहा है, इंडिया चाइना का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडो चाइना क्यों है, ये डिटेल्स में बात करेंगे, अब अलग ही एक टॉपिक है। ठीक है, कभी और हम इसको ऊपर ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसको फिलहाल के लिए इसको देख के रखते हैं कि उसमें क्या हुआ था। इसका 3 चीज़ें निकल के आए थे। एक हुआ था वियतनाम का किस्सा। ठीक है, वियतनाम का पार्टीशन हो गया। ठीक है, और दूसरा हुआ था लाओस एंड कंबोडिया। ठीक है, ये 2 कंट्रीज़ है, 2 इंडिपेंडेंट हो गए थे, इंडिपेंडेंस ऑफ लाओस एंड कंबोडिया। ठीक है, और वियतनाम जो था, वियतनाम पार्टीशन हो गया, डिवीजन ऑफ वियतनाम। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय पे जो भी देश, जैसे कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, जब कोरिया का जब डिवीजन हो गया साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, तो वो 2 बंटवारे में चला गया, 2 खेमों में चला गया। एक था कम्युनिस्ट ब्लॉक, दूसरा था कैपिटलिस्ट ब्लॉक। सिमिलरली वियतनाम में भी वही हुआ, और इंडिपेंडेंट और ये वियतनाम का पार्टीशन के बाद यहाँ पे सोवियत और यूएस का इन्फ्लुएंस आना शुरू हुआ 2 तरफ से। ठीक है, और तभी से शुरू हुआ, तभी जाके ये आप इसको कह सकते हैं कि वियतनाम वॉर का नींव रखा गया, अगर आप सही मायने में कहें तो। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगले देख सकते हैं पॉइंट में, यूएस एंट्री इनटू वियतनाम, द डोमिनो थ्योरी। डोमिनो थ्योरी क्या है, अगर साफ सीधी भाषा में देखा जाए, डोमिनो थ्योरी माने यूएस के मन में ये डर था कि अगर देखिए एक कंट्री है, ठीक है, मान लीजिए ये कंट्री, 4 कंट्रीज यहाँ पे, अगर ये कंट्री है तो बाकी ये मतलब अगर कम्युनिस्ट हो जाए तो बाकी 3 कंट्रीज जो है इनमें एक पॉसिबिलिटी है कि ये भी कम्युनिस्ट हो जाए। तो ये मतलब डोमिनो थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में कहूँ तो यूएस में ये खौफ था कि यूएस बाकी जितने भी कंट्रीज़ है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जितने भी है, वो ये कम्युनिस्ट के खेमे में आ सकते हैं यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में आके, इसलिए यूएस का यहाँ पे एंट्री हुआ वियतनाम में। ठीक है, बाकी आप सभी को पता ही है वियतनाम वॉर कितने सालों तक चला और अंततः क्या हुआ। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू 1955 बगदाद पैक्ट और सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो बगदाद पैक्ट। अब इसमें क्या हुआ,
बगदाद पैक्ट में एक्चुअली यह आता है, इसमें कौन से कंट्रीज थे मेनली, यहाँ से मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे मेनली थे टर्की, इराक, ईरान, ये जितने भी कंट्रीज थे ये इसमें थे, ठीक है। और कुछ हद तक पाकिस्तान भी था यहाँ पे, जो कि बाद में विड्रॉ कर लिए लोगों ने, ठीक है। अच्छा, ये बगदाद पैक्ट क्यों क्यों हुआ था? अगेन यहाँ पे यूएस का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट था। यूएस का क्या इंटरेस्ट था यहाँ पे? टू स्टॉप कम्युनिज्म, टू स्टॉप कम्युनिज्म इन एशिया, ठीक है। ये एक्चुअली मेनली मिडल ईस्ट तो कहना सही नहीं रहेगा, आई वुड रदर से वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में मतलब कम्युनिज्म का एक्सपेंशन ना हो, उसको रोका जाए, इसीलिए बगदाद पैक्ट को साइन किया गया था, ठीक है। ओके, सिमिलरली वार्सो पैक्ट, वार्सो पैक्ट क्या था? वार्सो पैक्ट था सोवियत यूनियन का जितने भी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, चेकोस्लोवाकिया ले लीजिए, और भी जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनका एक एलाइड स्टेट एलाई बना कर रखा था, ठीक है। जैसे कि नेटो था, नेटो के ठीक ऑपोजिट में, मतलब एगेंस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में थे ये वार्सो पैक्ट वाले, ठीक है। दोज हु आर सब्सक्राइबिंग कंट्री सब्सक्राइबिंग टू कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। सो दिस पैक्ट वाज कॉल्ड वार्सो पैक्ट। और 1955 में एक और बहुत बड़ा चीज़ इवेंट हुआ, जो कि इंडिया में बहुत कम लोगों को मालूम है, दैट इज़ दी विजिट ऑफ निकिता क्रूशेव एंड बुल्गारिन टू इंडिया। अच्छा, तो अभी आप लोग बताएंगे क्यों विजिट हुआ, दैट इज वो क्यों हुआ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि ये इंपॉर्टेंट है कि आने के बाद क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्यों इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बजाय कि क्या हुआ, ठीक है। तो देखते हैं क्या हुआ था। देखिए, ये इवेंट के बाद, मतलब विजिट के बाद, सोवियत ने, दैट इज एट दैट टाइम यूएसएसआर सपोर्टेड इंडिया ऑन द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर के ऊपर जो हमारा जो स्टैंड पॉइंट जो है, हमारा स्टैंड जो है, रेजोल्यूशन जो है, उसको निकिता क्रूशेव यूएसएसआर ने सपोर्ट किया, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, ठीक है। हालांकि इंडिया और यूएस का जो एक्चुअल रिलेशनशिप जो है ऑफिशियली 1971 से शुरू होता है, म्यूचुअल ट्रीटी, मतलब जो एग्रीमेंट जो हुआ था, ठीक है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो हुआ था, लेकिन वो तो 71 में हुआ था, लेकिन उससे कई सालों पहले, ठीक है, निकिता क्रूशेव और बुल्गारिन इंडिया आए थे, ओके। ऑलराइट, 57 का जो सिंपल सा ही है, सोवियत लॉन्च्ड स्पुतनिक, उनका जो सैटेलाइट था स्पुतनिक लॉन्च किया, ठीक है। उसको देखा देखी यूएस ने भी किया था 1958 में, मतलब एक रेस चल रहा है, ठीक है। वो ये जो कोल्ड वॉर में जो इनका जो कंपटीशन जो था, ये हर आयाम पे था, ठीक है, हर आयाम पे दोनों छाए हुए थे, यहाँ तक कि ओलंपिक्स में भी एक दूसरे को मतलब कम्पीट कर रहे थे, ठीक है, ओके। सो 57 में देखते क्या था, ट्रीटी ऑफ रोम, क्रिएशन ऑफ ईईसी एंड ईएससी, ठीक है। अगर हम लोग ईईसी और ईएससी को अगर देखा जाए, तो ये भी मतलब यूरोप को इंटीग्रेशन करने की ओर मतलब एक कदम था इनका, ठीक है। ईएईसी, इसको यूराटॉम भी बोलते हैं, एक मिनट में लिख स्पेस निकालता, हाँ, इसको यूराटॉम भी बोलते हैं, यूराटॉम, ओके, ठीक है। सो ईसी और ईएईसी का क्या मतलब फुल फॉर्म है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा, ठीक है। इतना तो मैं आप लोगों से मतलब एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू दी, हाँ, अब हम लोग क्लास के अंत में आ रहे हैं, ठीक है। अब आते यूएआर, आप सभी ने यूएई को सुना होगा, ठीक है, और पिछले कुछ दिनों से यूएई कुछ ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है, सभी को पता है, उसको मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन यूएआर ये क्या था? यूएआर एक्चुअली यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, ठीक है, ये एक रिपब्लिक कंट्री बना था, ठीक है, कब? इजिप्ट और सीरिया के, मतलब दोनों ने मिल के एक क्या कहते हैं, एक जॉइंट, मतलब हंसी आता है सुन के, मतलब कभी ऐसा भी हुआ था इतिहास में बोल के, दो आपस में, दो इस्लामिक कंट्रीज आपस में आके जुड़े थे, ठीक है। क्यों, मतलब इनका क्या मोटिव था? फॉर पैन इस्लामिज्म, ठीक है। पैन इस्लामिज्म क्या है वो आप सभी को पता है, इसमें नया कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कब हुआ था? डेट एग्जैक्टली अगर देखा जाए 1958, लेकिन अभी पता है जैसे कि सीरिया एज सेपरेट कंट्री एग्जिस्ट करता है और इजिप्ट एज सेपरेट कंट्री भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो लगभग 1970s के दौरान, आई थिंक, हाँ, 70s नहीं, सॉरी 61 के 61 में, हाँ, ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा हिसाब ले लिया, 58 से 61, ठीक है, मुश्किल से 2 साल टिका, 2-3 साल टिका, ठीक है। और उसमें सीरिया अलग हो गया, ठीक है। सीरिया कैसे अलग हुआ? मिलिट्री कू के तहत अलग हो गया, ठीक है, मिलिट्री कू के तहत मतलब सीरिया एक सेपरेट कंट्री हो गया। तो ये यूएआर मतलब कुछ चंद दिनों का एक मेहमान था, ठीक है, ये आप लोगों को जानकर रखना चाहिए,
ओके, नाउ कमिंग टू कैंप डेविड समिट। कैंप डेविड समिट क्या था? ये एक क्रूशेव, निकिता क्रूशेव और आइजनहावर का मीटिंग था। ये दिस इज द फर्स्ट विजिट ऑफ एनी सोवियत लीडर टू यूएसए। ठीक है, कैंप डेविड समिट, इसको स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड डेविड भी कहते हैं। ओके, अच्छा, सिंपल सा ही है। एंड देन अंटार्कटिक ट्रीटी। अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है? अंटार्कटिका को मतलब वेपन फ्री जोन बनाने के लिए ये एक मतलब रेजोल्यूशन लिया गया था। ठीक है, अंटार्कटिका विल बी यूज्ड ओनली फॉर पीसफुल साइंटिफिक पर्पसेस। ठीक है, वहाँ पे कोई न्यूक्लियर वगैरह कुछ वायलेंट कुछ गतिविटीज़ नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ के लिए। तो ये अंटार्कटिक ट्रीटी था, कब हुआ था? 1959 में। ठीक है, तो ये कैंप डेविड और अंटार्कटिक ट्रीटी के ऊपर तो मतलब हर साल यूजी से सवाल पूछता है, एटलीस्ट फॉर एक सवाल तो जरूर पूछता है। पिछले साल भी पूछा था। एंड द नेक्स्ट इज द एक्सोडस ऑफ दलाई लामा। ठीक है, तब वो तिब्बत से जितने भी बौद्ध भिक्षु जो थे, सन्यासी जो थे, लामा, वो तिब्बत छोड़ के भारत की ओर आ रहे थे। ठीक है, तो दलाई लामा जी भी 1959 को आए थे हिंदुस्तान। ठीक है, और उसके कुछ सालों बाद ही 1962 में इंडो चाइना वार हो गया। हालांकि कुछ कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हमने दलाई लामा जी को मतलब यहाँ पे भारत में स्थान दिया, उनको निवास दिया, पनाह दिया, इसीलिए चीन हमसे खफा है। ये एक मतलब पहलू है, बोलते हैं वन ऑफ द रीजंस। मैं मानता हूँ कि ये मतलब इस कारण चीन हमसे खुन्नस खा के बैठा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम दलाई लामा जी को अगर यहाँ पे पनाह नहीं देते, यहाँ पे रिफ्यूज नहीं देते, शेल्टर नहीं देते, तो चीन का रवैया हमारे लिए अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं था। चीन का जो मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा शायद से, मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट, उसके तहत वो हमारे साथ कभी अच्छा रिलेशनशिप में वो आ ही नहीं सकते। ठीक है, जो चीनी का जो उनका जो रवैया जो है हिंदुस्तान के प्रति, हम दलाई लामा जी को रखें या ना रखें, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बस एक कहने का बात है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट 1950s। ठीक है, 1951 से लेकर 1959 तक ये सब तमाम सारे इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग 1960 से लेंगे, 60 से 69 तक देखेंगे क्या क्या इवेंट्स हुए, ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा नया अवतार कैसा लगा। और मैंने जो दो सवाल जो पूछा, दैट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ WC एंड EAEC। ठीक है, इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मैक्सिम सिन्हा, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।